Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagadi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के पार्ट ABST के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के रूप में चलता है। इससे संबंधित वीडियोज़ मैंने आपको पहले ही बताए थे और आज मैं बता रहा हूँ आपको विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटीज टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। सर्वप्रथम तो अपने को विशिष्ट कर्मचारियों के बारे में पता होना चाहिए कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था और आज फिर बता देता हूँ कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है। विशिष्ट कर्मचारी के लिए कुछ शर्तें दी हुई होती है, 3 शर्त होती है। तीनों में से एक शर्त कोई सी भी पूरी कर दे। वह कंपनी का संचालक हो, उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो, उसके पास नियोक्ता की कंपनी से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, वह इन अंशों का लाभ भोगी स्वामी हो और गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 हो। ये तीनों में से अगर कोई एक भी शर्त पूरी कर देता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। तो अब अपन जो गत वर्ष में मौद्रिक कर योग्य आय की राशि जो 50,000 ज्ञात करेंगे वो कौन कौन सी शामिल होगी। इसके लिए 50,000 की आय में मौद्रिक आयों को सम्मिलित किया जाएगा, जो मूलतः मूल वेतन, सभी प्रकार के भत्ते जो कर योग्य राशि है, कर योग्य, कर टैक्स फ्री नहीं, टैक्सेबल, बोनस, कमीशन, ग्रेजुटी, पेंशन, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश, वेतन, यात्रा सहायता का कर योग्य भाग, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, चिकित्सा सेवाओं की प्रतिपूर्ति का कर योग्य भाग, जीवन बीमा पॉलिसी व वार्षिकी का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कर्मचारी द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान की प्रतिपूर्ति इत्यादि, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की जाएगी। और जब टोटल इसकी आय 50,000 से ऊपर होगी तो ये विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। तो अपने को जो विशिष्ट कर्मचारी होगा तो उसके लिए जो सुविधाएं दी जाएगी वो टैक्सेबल कौन कौन सी होगी, उसके बारे में कुछ एक सुविधाओं का अपन आज के वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कर्मचारियों को बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। कर्मचारी हैं, उसके बच्चों को अगर कोई शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो उन सुविधाओं का मूल्य क्या होगा, उसके बारे में आज बताता हूँ मैं आपको। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय के बच्चों को शिक्षा की सुविधा दी जाती है। तो अपन बात करते हैं कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसके बच्चों को जो शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है उसमें उस सुविधा का मूल्य क्या होगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इनको अपन 2 भागों, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला, नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित शिक्षण संस्थान में सुविधा। ये जो बच्चा उसका है, कर्मचारी का जो बच्चा है वो ये सुविधा कर्मचारी नियोक्ता द्वारा संचालित, नियोक्ता की कोई स्कूल है उसी स्कूल में पढ़ता हो या फिर प्रबंधित है, मतलब उसका प्रबंधक उसका नियोक्ता हो, तो उसमें अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए सुविधा का मूल्य क्या होगा, इसके बारे में। यदि कोई शिक्षण संस्थान नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है और इस शिक्षण संस्थान में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सुविधा प्रदान की जाती है, तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में, ऐसी ही शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आती है के बराबर होगी। कहने का मतलब यह है कि नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में कोई बच्चा, कर्मचारी का बच्चा उसमें पढ़ने के लिए जाता है तो और वो सुविधा उसके लिए फ्री कर रखी है, तो उस सुविधा का मूल्य वो होगा। अगर वो दूसरे किसी उसी प्रकार के शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाता तो उसका
उसको उस पर कितना व्यय किया जाता वही उसका सुविधा का मूल्य होगा। यदि कर्मचारी से नियोक्ता ने इस संदर्भ में कोई राशि प्राप्त की है तो उक्त राशि का मूल्य में से घटा दिया जाएगा। अगर कोई राशि प्राप्त कर ली, जैसे सपोज कीजिए कि दूसरे शिक्षण संस्थान में 5,000 रुपये उसकी फीस होती है महीने की और नियोक्ता उससे 1,000 रुपये ले रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट तो अपन उसकी आय जो सुविधा का मूल्य निकालेंगे वो 5,000 रुपये से निकालेंगे और 5,000 में से जो उससे वसूल कर लिया 1,000 रुपये वो 1,000 रुपये कम कर देंगे। तो इस प्रकार से ये उक्त मूल्य से घटा दिया जाएगा और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। ठीक है। और इसका कुछ अपवाद है, वो ये है कि यदि उक्त सुविधा का नियोक्ता का व्यय 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है तो कर्मचारी के बच्चों की दी गई शिक्षा पूर्णतः कर मुक्त होगी। अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा की कोई शिक्षा नहीं दी जाती तो ये टैक्स फ्री होगी। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि सुविधा का मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक हो तो अनुलाभ की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अनुलाभ के मूल्य में से 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की कटौती नहीं की जाएगी। कहने का मतलब जो 1,000 रुपये की छूट दी जाती है वो छूट नहीं दी जाएगी। ये पंजाब, दिल्ली और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले हैं। ठीक है। उक्त 1,000 रुपये तक वाली कर मुक्ति केवल कर्मचारी के बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगी। खुद के बच्चे हैं तो 1,000 रुपये की छूट मिलेगी, अन्यथा यह छूट नहीं दी जाएगी। दूसरी स्थिति है अन्य शिक्षण संस्थानों में सुविधा। अन्य शिक्षण संस्थानों में सुविधा मतलब कि जो नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित नहीं है, उस संस्थान में अगर कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए सुविधा का मूल्य क्या होगा। तो इसमें उक्त एक के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में, ठीक है, कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी गई शिक्षा सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जिसे नियोक्ता ने इस संबंध में वहन किया हो। मतलब अन्य शिक्षण संस्थान में जाएगा तो नियोक्ता उसको जो भुगतान करेगा, नियोक्ता द्वारा जो भुगतान किया जाएगा, अन्य शिक्षण संस्थान में अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है तो उस सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता अन्य शिक्षण संस्थान को जो पे करता है या उसका भुगतान करता है या उसका पुनर्भरण करता है तो वो राशि सुविधा का मूल्य होगा। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। नियोक्ता द्वारा कोई छात्रवृत्ति दी जाती है तो ऐसी छात्रवृत्ति की राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो राशि टैक्स फ्री होगी। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं बिजली, पानी और गैस की सुविधा। फैसिलिटी ऑफ लाइट, वाटर एंड गैस। इनकी सुविधा अगर नियोक्ता द्वारा दी जाती है तो इनके संबंध में सुविधा का मूल्य कैसे निकाला जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के नाम से आए हुए पानी, बिजली और गैस आदि के बिलों का भुगतान किया है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारी विशिष्ट और सामान्य के लिए कर योग्य होगी एवं सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि होगी, क्योंकि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है। ये एक तरीका का कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है। कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है। नियोक्ता के नाम से कोई बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल, और कर्मचारी के नाम से अगर पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा, गैस का बिल आ रहा और उसका अगर भुगतान नियोक्ता करता है तो उसकी संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी जो नियोक्ता द्वारा चुकाई जाती हो। दूसरी स्थिति, यदि नियोक्ता ने बिजली, पानी, गैस की सुविधा प्रदान की है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी। सुविधा का मूल्य निम्न होगा कि सपोज कीजिए कि जो नियोक्ता के नाम, कर्मचारी के नाम से बिल आया है और उसका भुगतान अगर नियोक्ता करता है बिजली, पानी और गैस का, तो वो संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी जो नियोक्ता ने भुगतान की है। और दूसरी स्थिति होती है यदि नियोक्ता ने बिजली, पानी और गैस की सुविधा प्रदान की है तो ऐसी सुविधा नियोक्ता ने खुद ने प्रदान की है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी जो सुविधा का मूल्य होगा। यदि उक्त सुविधा नियोक्ता ने अपने ही साधनों से प्रदान किया, खुद के साधनों से अगर ये सुविधा प्रदान की है तो ऐसी सुविधा का मूल्य इस सुविधा के लिए नियोक्ता को आई लागत के बराबर होगा। खुद ने भुगतान कर दिया और उसकी जो लागत आएगी वो नियोक्ता कर्मचारी की आय में जोड़ा जाएगा, इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा जो अगर विशिष्ट कर्मचारी है।
और यदि उक्त सुविधा नियोक्ता ने बाह्य साधनों से लाकर कर्मचारियों को उपलब्ध कराई है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर होगा। जो राशि नियोक्ता भुगतान करेगा वो होगा, और अगर खुद के साधनों से जुटाई है तो उसका जो भी डिवाइड करेंगे, जो भी हिस्सा कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी के हिस्से में आएगा वो सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। यदि नियोक्ता ने उक्त सुविधा हेतु कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो ऐसी वसूल की हुई राशि को अपन उक्त मूल्य में से घटा दिया जाएगा, शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। तीसरी स्थिति है घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फ्रास की सुविधा। अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को घरेलू नौकर, माली, चौकीदार और फ्रास की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर, ये इनकी सुविधा अगर दी है तो इनका कैलकुलेशन अपन किस प्रकार से करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यदि घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फ्रास आदि की नियुक्ति कर्मचारी के द्वारा की गई है किंतु भुगतान नियोक्ता ने किया है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में जो चुकाई गई राशि है के बराबर होगा और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। अगर नियोक्ता ने यह सुविधा दी है और भुगतान नियोक्ता ने किया है तो वास्तव में जो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि है वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी, यह सुविधा का मूल्य होगी जो कि अपन वेतन में जोड़ेंगे। यदि इन व्यक्तियों को नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है, पहले वाले को कर्मचारी द्वारा नियुक्ति की गई है तो इस सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता पुनर्भुगतान करेगा या इनको भुगतान करेगा वो राशि टैक्सेबल मानी जाएगी। और यदि नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है और भुगतान भी नियोक्ता ने किया है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि होगा, किंतु यह केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य। ये स्थिति विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। अगर नियोक्ता ने नियुक्त किया है तब तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए होगी, और अगर कर्मचारी ने नियुक्त किया है और नियोक्ता ने इसका भुगतान कर दिया है तो ऐसी सुविधा का मूल्य सभी के लिए कर योग्य होगा जो नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि नियोक्ता ने उक्त सुविधा के लिए कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो ऐसी राशि उक्त मूल्य में से घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। दूसरी, नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान में यदि माली की सुविधा प्रदान की गई है तो नियोक्ता द्वारा माली को चुकाई गई राशि अनुलाभ नहीं माना जाएगा, अर्थात यह सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगी। माली की सुविधा, नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान में नियोक्ता का खुद का मकान है और उसमें अगर माली की सुविधा दी गई है तो यह माली की सुविधा टैक्स फ्री होगी। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद यही विशिष्ट कर्मचारियों के लिए मोटर कार की सुविधा का मूल्य अपन इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।